दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से मेरा मतलब है अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपका कोई और बिजनेस है, तो आपको ITR 3 फाइल करने की जरूरत है। दोस्तों ITR 3 एक लेंदी ITR है और मैं कह सकता हूं कि एक कॉम्प्लिकेटेड ITR भी है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको कैसे अपनी ITR फाइल करनी है। अभी तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस केस में ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। करंट ईयर की ITR कैसे फाइल की जाती है इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको लास्ट ईयर्स की ITR फाइल करनी है, ITR 3, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों पे हम स्ट्रेस करेंगे और हम सबसे आसान तरीका देखेंगे कि कैसे आपकी ITR फाइल होगी। सो अगर आपको लास्ट ईयर्स की ITR फाइल करनी है ITR 3, तो आपको आना है डाउनलोड सेक्शन पर, इनकम टैक्स पोर्टल पे डाउनलोड सेक्शन, और यहाँ पर आपको जिस भी ईयर की ITR फाइल करनी है, मान लीजिए आपको 24-25 की करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, कॉमन यूटिलिटी को इग्नोर कर दीजिए, ITR 3 पर आइए और इसके बाद यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी पे क्लिक कीजिए। इस तरह से डाउनलोड सेक्शन में ये फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन इट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, अनब्लॉक, ओके क्लिक कीजिए। ओके, एज अ फर्स्ट स्टेप आपको इनेबल मैक्रो पर क्लिक करना है। सो इस तरह से आपका फाइल ओपन हो गया है। अब आप पार्ट ए पे आइए, यहाँ पर आपको इंपोर्ट प्रीफिल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कहाँ से फाइल निकलेगी, इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाइए और लॉग इन कर लीजिए। चलिए, मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको जिस भी ईयर की प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो हम इस केस में पिछले साल की ITR फाइल कर रहे हैं, तो 24-25 पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इस साल की भी ITR फाइल करनी है तो लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट तो देखिए सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट बाकी चीजें सेम होती है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड। अब देखिए डाउनलोड्स में आपकी ये फाइल आ चुकी है, प्रीफिल डेटा। अब वापस से आप अपनी एक्सेल पे आ जाइए, यहाँ आप इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड सेक्शन में इस फाइल पर क्लिक करके आप इसे ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, ओके कर दीजिए। जो भी प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है चलने दीजिए और वेट कीजिए। उसके बाद से ओके कर दीजिए। ओके, ऑल राइट। सो देखिए यहाँ पे अब हमारी फाइल रेडी हो चुकी है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट की जा सकती थी, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो सब इसमें आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट टैब पर। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टैब है, जो इसमें सबसे ऊपर की इन्फॉर्मेशन है। आप इसे अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिए। इसमें आपका नेम, एड्रेस, आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट देखना फाइलिंग अंडर सेक्शन। जो क्रिटिकल चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फाइलिंग अंडर सेक्शन में आपको यहाँ पे सिंपली चूज करना है 139(8)(a), ठीक है। इस तरह से आपने इसे सिलेक्ट किया। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपका रेजिडेंट ही रहेगा। इसके बाद आपको कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस पे 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चूज कर लीजिए। इसके बाद हैव यू एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(BAC)(6) ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। सो अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है, आप ऑप्ट आउट किए हैं न्यू टैक्स रिजीम से, तो यहाँ पे आप येस कर दीजिए, नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए। तो इस केस में नो एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही अपना पूरा रिटर्न को फाइल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, आपका आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद डू यू वांट टू क्लेम ए बेनिफिट अंडर सेक्शन 115(H), नो कर दीजिए। आर यू गवर्न्ड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, नो। रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो। वेदर यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, सो अगर आप डायरेक्टर हैं तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकएंड पर वेरीफाई होती हैं। सो यहाँ पे कोई भी आप छुपाने की कोशिश मत कीजिए, सभी चीज़ें लिंक्ड है आपस में, तो सही इन्फॉर्मेशन डालिए। वेदर यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, नो। ओके, वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मतलब मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर है, तो ऑब्वियसली आपके पास शेयर्स रहेंगे, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे आप येस या नो चूज कर सकते हैं। इस केस में नहीं है तो नो कर दीजिए। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं कंपनी के थ्रू, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके पास है, कुछ इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के, तो यहाँ पे आपको येस करके इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी। ओके, वेदर SSC हैज अ यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, नो कर दीजिए। वेदर यू आर एन FPI, नो।
आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। दोस्तों इस टॉपिक को वैसे तो मैं सिंपली यहाँ पे येस या नो करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे आपको समझाना चाहूँगा कि 44AA असल में है क्या चीज़। तो इसको समझने के लिए मैं incometaxindia.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली टैक्स लॉज एंड एक्ट पे आना है, फिर इनकम टैक्स एक्ट पर आना है और यहाँ पर आपको सेक्शन 44AA एंड सर्च करना है। देखिए 44AA मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो आपको अकाउंट्स बनाने जरूरी है या नहीं, इसके बारे में पूरा सेक्शन बताता है। दोस्तों अगर आपको ये नहीं मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत लोग चाहेंगे इसे समझना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यस नो करके आगे बढ़ना बहुत आसान है, बट एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस 44AA सेक्शन में एक सबसेक्शन 1 है, ये देखिए कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन। अगर आप इनमें से कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इनमें से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सो you have to maintain such books of account and other documents as may enable the assessing officer to compute the total income in accordance with the provision of the law. So basically अगर आप मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल, अकाउंटेंसी इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो आपको बुक्स मेंटेन देखिए करना पड़ेगा एज पर लॉ। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 देखिए एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। ऊपर वाले जो हमने बात की, इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो आपको 4 सबसेक्शन और देखने पड़ेंगे। पहला, इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज, आपकी इनकम 1,20,000 से एक्सीड कर रही है और सेल्स जो है वो आपकी एक्सीड्स 10 लाख रुपीज। इनकम 1,20,000 और सेल्स आपकी 10 लाख को एक्सीड कर रही है। कौन से साल में? इन एनी ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जिस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी बात नहीं की जा रही है, उससे पिछले किसी भी 3 सालों में अगर आप ये कंडीशन को मीट करते हैं तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। 44AA आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो बात हुई एग्जिस्टिंग बिजनेस की। दूसरा, अगर आपका बिजनेस एक न्यूली सेटअप बिजनेस है इन द प्रीवियस ईयर मतलब कि जिस साल की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है, तो अगर आपका एक न्यू बिजनेस है जो आपने उसी साल में एस्टैब्लिश किया है और आपको लगता है इट इज लाइकली if the income from such business or profession is likely to exceed, मतलब आपको लगता है कि ये एक्सीड करेगा 1,20,000 रुपीज को, या फिर इसकी सेल्स जो है वो एक्सीड करेगी, लाइकली टू एक्सीड 10 लाख रुपीज, इस सिचुएशन में भी 44AA एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, whether the profit and gain from the business are deemed to be the profit and gains of the SSC under section 44AE, 44BB and 44BBB। आप इन सेक्शंस के तहत अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम ITR में आप दिखा रहे हैं वो आप क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर इससे भी कम। ठीक है, सो बेसिकली आप इन सेक्शंस को भी फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर आप जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड इनकम बताई गई है उससे भी कम आप दिखाना चाहते हैं। इन दैट केस ऑल्सो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 of 44AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax। तो इस केस में भी आपका 44AA एप्लीकेबल हो जाएगा। 44AD का ये 4th सबसेक्शन भी देख लेंगे अभी। तो ये मैं आ गया 44AD पर, ये वही सेक्शन है अपना प्रिजम्पटिव वाला 6%, 8%, राइट। तो यहाँ पे 4th सबसेक्शन पे डायरेक्टली हम आ जाते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। Where an eligible SSE declares profit from any previous year in accordance with the provision of this section, आप 44AD basically follow कर रहे हैं, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1, he shall be eligible to claim the benefits of the provision of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1। सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर आप 44AD यूज करते हैं और कुछ समय के बाद आप 44AD को यूज नहीं करते हैं और आप नॉर्मल तरीके से वहां पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड होने चाहिए। ठीक है, अब ये सारी 44AA के हमने चारों सबसेक्शन को देख लिया है। आगे है कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे एनेबल the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of the act। तो
तो ठीक है, यहाँ पे हमने इन पूरे सबसेक्शंस को समझा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है, ये तो बहुत ही लाइकली है कि आपकी जो इनकम है वो 1,20,000 को एक्सीड डेफिनेटली कर सकती है, ठीक है। और जो इसमें सबसेक्शन 1 में भी मेंशन्ड है, ये भी कंडीशन आप कहीं ना कहीं आसानी से मीट कर सकते हैं, राइट। ये कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी हैं 1 करोड़ 2 करोड़ इस टाइप से, मात्र 1,20,000 की यहाँ पे आपकी इनकम की लिमिट है। तो इतना तो कोई भी अर्न कर लेगा। 1,20,000 आप प्रोफेशन में है, आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट है, तो डेफिनेटली ये लिमिट आपकी मीट हो जाएगी। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा। दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम पे अब हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना रहेगा। ये बहुत कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। देखिए, आपके पास अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको टैक्स P&L से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आपको आपका बैंक बैलेंस मालूम है, कैश मालूम है, ठीक है। आपको पता है आप क्या क्या एसेट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से वो मोटा मोटी चीज़ें यहाँ पे निकल जाती हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इन दिस केस आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं इस केस में से येस कर रहा हूँ। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शायद इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको किसी पेड कोर्स में भी ना मिले। तो बने रहिए, समझिए चीज़ों को और उसके बाद ही अपनी ITR को फाइल कीजिए। दोस्तों, वैसे अगर आप इनकम टैक्स को तसल्ली से सीखना चाहते हैं, आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में सीखना चाहते हैं, जो आपके ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स के अप्लाई होते हैं, अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं तो मेरे पास ये कोर्स है 3 घंटे 24 मिनट का। दोस्तों, बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टू बिगिनिंग आप देख सकते हैं। इस पूरे कोर्स में मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सरल सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। अगर ये 3-3.5 घंटे का कोर्स देखने के बाद भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। मैं वापस आ जाता हूं। सो वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 AEAB, नहीं जी, प्रेजेंटिव वाले सेक्शंस पे हम नहीं कर रहे हैं, नो कर दीजिए, नो, ठीक है। उसके बाद इफ नो, वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट ऑफ द बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। सो इस केस में नहीं है, इसे भी आप नो कर दीजिए, नो। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, टर्नओवर 1 करोड़ से भी एक्सीड नहीं करिए, तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिए। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB? अब इसका जवाब कैसे, ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, इसका मैं येस या नो नहीं कर सकता हूं दोस्तों। इसके लिए आपको अपनी टर्नओवर को चेक करना होगा। तो चलिए सीधा मैं टैक्स P&L रिपोर्ट पर आ जाता हूं। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, ये आपका टैक्स P&L रिपोर्ट इस तरह से ज़ीरोधा का मैंने निकाला है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। यहाँ पर क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो FNO सेक्शन में आइए। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि FNO आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस के केस में आता है, और अगर म्यूचुअल फंड या इक्विटी में आप कुछ करते हैं तो वो आपका आ जाता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्पेक्यूलेटिव करते हैं, बेसिकली आप इंट्राडे करते हैं, तो वो आपका स्पेक्यूलेशन इनकम में आ जाता है। सो देखिए, ये आपके टर्नओवर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड होती है, ऑप्शंस टर्नओवर। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है 14,506। ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अगर ये 10 करोड़ से कम है तो आपको यहाँ पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आप ABS का फॉर्मूला लगाइए और रियलाइज प्रॉफिट को इस तरह से ले लीजिए और इस तरह से आप लास्ट तक इसे पेस्ट कीजिए एंड बूम। यहाँ पर आपको 14,506, मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ, सम ऑफ दिस 14,506, यही आपका टर्नओवर यहाँ भी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं। आंसर इज नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसे नो कर दिया है। ओके, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? नो कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स अपडेट कर दी है। अब आप नेक्स्ट टैब पर आ जाइए। दोस्तों, जो भी ग्रीन टैब्स हैं वो आपको भरने हैं, उसके अलावा चीज़ों को आपको नहीं टच करना, सिर्फ ग्रीन टैब्स को भरिए। वेदर रिटर्न हैज़ बीन प्रीवियसली फाइल्ड, इस केस में देखिए फाइल नहीं हुई है तो नो कर दीजिए, रिटर्न फाइल नहीं हुई है पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न? बिल्कुल वी आर एलिजिबल, येस कर दीजिए।
इसके बाद रीज़न फॉर अपडेटिंग योर इनकम, आप क्यों रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले नहीं की रिटर्न, प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, ये ऑप्शन चूज कर लीजिए। अब कई बार ऐसे होगा कि आपने पहले रिटर्न फाइल कर दी थी और अभी आप इसे अपडेट करना चाहते हैं, राइट, कुछ आप वहाँ पे और एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर नो कीजिए और यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए कि अभी आप क्यों रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। जो भी ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, रिटर्न नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, डिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, रॉन्ग टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ पे पीरियड चूज कीजिए अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब देखिए ये पिछले साल की है तो अप टू 12 मंथ ही हो गया, राइट। अगर ये और पुरानी होती तो हम देख लेते क्या इसका गैप जो है वो 12 to 24 मंथ्स तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी आप इसको अप टू 12 मंथ्स ही करेंगे। इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद हर शीट पे आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट टैब पर आ जाना है। वैलिडेट हर शीट पर आपको इस तरह से वैलिडेट, होम, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सब ऑप्शंस मिलते हैं। तो हर शीट पे चीज़ों को अपडेट कीजिए और वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट, ओके, नेक्स्ट, क्योंकि इस टैब में हमने कुछ नहीं भरना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रोप्राइटर, फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी है इसे मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स आ जाता है। देखिए इस साइड पूरी लाइबिलिटीज़ हैं और एंड कैपिटल है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाता है। यहाँ पे आपके जो लोन्स आप लेते हैं, कई बार ट्रेडिंग के लिए आप लोन भी लेते हैं, वो आपका दिखाएगा। यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटीज़, कुछ शॉर्ट टर्म पेबल्स आपके होते हैं, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऑन योर राइट हैंड साइड आपके एसेट्स आते हैं। बेसिकली यहाँ पे करंट एसेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी आ जाते हैं। करंट एसेट्स में आपका कैश हो गया, फिर किसी को आपने शॉर्ट टर्म कुछ लोन या एडवांस दिया है, कुछ डिपॉजिट है, वो आपके एसेट्स में आ जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस भी यहाँ आ जाता है। एंड फिक्स एसेट्स में आपके जैसे लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ आपके पास आपने कोई ऑफिस खरीदा हुआ है, मे बी वो हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपके फिक्स एसेट्स में आ जाती है। इसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आपका बैलेंस शीट हम ऑलरेडी पिछले टैब में देख चुके हैं। सो यहाँ पे दो अप्रोच हैं दोस्तों। एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को, एंड देन आप ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में कैरी फॉरवर्ड कीजिए और फिर वहाँ पे एक्सपेंस दिखाइए। और दूसरी अप्रोच वो है जो मैं पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग बेसिकली जहाँ पे आप सामान की ट्रेडिंग करते हैं, आप होलसेलर टाइप आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। इस केस में पर्टिकुलरली मेरी जजमेंट यही है कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। कैसे वो बनेगा? सिंपल है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी रिपोर्ट में टैक्स P&L में मिल जाते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है। सो आपको अपने ये सारे एक्सपेंसेस यहीं मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपकी सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाती हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, ये सभी चार्जेस यहाँ पे पूरे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ रेंट पे करते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई कंसल्टेंसी फीस पे करते हैं, कोई सैलरी पे करते हैं, वो सारे खर्चे आपको यहाँ पे दिखाने रहेंगे। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कर देता हूँ और सेम लाइंस पे हम यहाँ पे बैलेंस शीट भी अपडेट कर देंगे। हमारा बैलेंस शीट का टोटल दोस्तों मैच होना चाहिए, जो हमारा हो चुका है, और अब हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे डिटेल्स को। तो चलिए फटाफट से इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम अदर्स या फ्रॉम बैंक। यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे 81,500 एंड देन 81,500 हमारी बैलेंस शीट मैच्ड है। सेम अमाउंट हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है 81,500। हम आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। देखिए ITR 3 तो वाइड ITR है, बहुत चीज़ों के लिए, सभी बिजनेसेस के लिए आपको यही यूज़ करनी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी कुछ में डालिए, बात जाइए प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप सिंपली देखिए, अगर आप रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, यहाँ पे रेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। रिपेयर टू मशीनरी, कुछ कंप्यूटर में, फ़ोन में रिपेयर हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर एप्लीकेबल है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हॉस्पिटैलिटी, कॉन्फ्रेंस, और अगर जो आपको एक्सपेंस नहीं मिलती है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक अदर्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रोकरेज, ठीक है, कमीशन, सेबी का जो फीस है, इस तरह से आप 1 by 1 यहाँ पे कर लीजिए। और भी आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ऐड रोज, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे सभी अपने एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिए। दोस्तों ITR फाइलिंग वैसे तो
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आए, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अगर आप तरीके से फाइल नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली एक नोटिस आ जाए। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप सबसे पहले तो इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझिए दोस्तों। जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, पूरा कोर्स है वो 3.5 घंटे का, उसे देखिए समझिए। उसके बाद आप इस पूरी वीडियो को देखिए समझिए, ठीक है। जो सेक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं उन्हें समझिए, उसके बाद ही अपनी ITR को आप फाइल कीजिए। इन केस आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी पेड सर्विसेज तो उसका कांटेक्ट नंबर भी आपको या तो स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरी डिटेल्स डालने के बाद आपका जो नेट लॉस है दोस्तों 9448 आ गया है, यहाँ पे अपडेट हो गया ये, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते रहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब पर। दोस्तों इस सिचुएशन में हम देख लेते हैं कि आपको इक्विटी का ट्रांजैक्शन है, इक्विटी सेल परचेज है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये पर्सन एक ट्रेडर है और ये वीडियो भी हमने स्पेशली ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। मान लीजिए यहाँ पे आपका इक्विटी गेन्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको बाय वैल्यू मिलती, सेल वैल्यू मिलती। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए एक्सिस बैंक है और क्वान्टिटी आपकी 100 है, बाय किया आपने 100 रुपये में, सेल कर दिया 120 रुपये में, आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 20 रुपये का, ठीक है। और क्वांटिटी चलिए एक ही मान लेता हूँ मैं क्योंकि एग्जांपल है, तो 20 रुपये का आपका गेन हो गया। तो इसको भी आपको अपनी ITR में दिखाना रहेगा, मैं बता दूंगा कैसे दिखाना है। नेक्स्ट आप अदर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल और इज देयर एनी चेंज इन द अकाउंटिंग, इसको ओके कर दीजिए आप, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ऑडिट एप्लीकेबल है नहीं, तो बस आप इसको सिंपली थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट ऐप क्वांटिटेटिव डिटेल्स, सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन पर्सन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 20 रुपये का, ठीक है। तो इसको कैसे हमें दिखाना है उसे देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का ये सेक्शन है, ए सेक्शन जो है, और यहाँ पे आप आइए नंबर 3 पे, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, 120 रुपया है। एंड डिडक्शंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेसिकली जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 100 रुपये है। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई खर्चा भी इनकर किया है, जैसे मान लीजिए ब्रोकरेज वगैरह पे की है, तो चलिए इस केस में मैं मान के चल रहा हूँ तो 2 रुपये की आपने ब्रोकरेज पे की है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको टैक्स P&L में दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको 18 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट ऐप पे आई, शेड्यूल 112A। देखिए ये जो सेक्शन 111A होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड 112A होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आपने शेयर्स कब एक्वायर किए थे। तो देखिए आफ्टर 31 अप्रैल 2018 ही एक्वायर किए होंगे, राइट। क्योंकि ऑलरेडी 4-5 साल 6 साल हो गए हैं, तो उतने पुराने शेयर्स तो सब बेच ही देते हैं, तो इतना कोई नहीं रखता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो भी शेयर्स एक्वायर किए हैं वो 2018 के बाद ही एक्वायर किया। तो यहाँ पे देखिए सारा ये नो नॉट रिक्वायर्ड आ गया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये कहाँ से आपको लेनी है, अपने टैक्स P&L रिपोर्ट से। आइए टैक्स P&L रिपोर्ट में देखिए ये रहा आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे वैल्यू 0 है, लेकिन क्योंकि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। तो मान लीजिए एक शेयर है और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, मान लीजिए बाय किया था आपने 1500 पे, बेच दिया 1600 पे, रियलाइज प्रॉफिट हो गया आपको 100 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका एक सिनेरियो है तो आप सिंपली यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। 1600 का आपने सेल किया, कॉस्ट थी उसकी 1500, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गेन आ जाएगा 100 रुपीज़ का, राइट। एक्सपेंडिचर कुछ किया है तो वो आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा जी, कितना आपने यहाँ पे खर्चा किया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रोकरेज वगैरह भी पे की है। तो मान लीजिए 10-20 रुपये की इस केस में आपकी ब्रोकरेज है, जो भी आपकी ब्रोकरेज हो सकती है, तो 90 रुपये का आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है, राइट। दोस्तों हर शीट को वैलिडेट करना ना भूलें। दोस्तों अब आ गया है आपका शेड्यूल VDA, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। VDA क्या है, VDA कुछ नहीं आपका क्रिप्टो करेंसी है, राइट। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, कौन से हेड में आप उसको टैक्स करवाना चाह रहे हैं, कॉस्ट कितने की पड़ी थी आपको, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना है। तो अगर आपका नहीं है तो इग्नोर करके सीधा आप नेक्स्ट पे आ जाइए, और है तो सिंपली यहाँ पे डेट्स डालनी है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो भी आपका बाइनेंस से या जिस भी ब्रोकर पे आपका क्रिप्टो अकाउंट है वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा आपको कितना एक्विजिशन है, कितना सेल है, यहाँ पे अमाउंट्स डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का बेचा है और आपका परचेज था 500 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक डिटेल डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी इनकम कितनी है। इस केस में नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ, वैलिडेट कर दीजिए। शीट इज़ ओके, अदर सोर्सेज शीट इज़ ओके। अब हम आ गए हैं पार्ट B, टोटल इनकम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डालना रहेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डाल दी हैं।
वैसे ये जो बैंक मैंने डाल के यहाँ पे दिखाया है ये एक सैम्पल इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डू यू एट एनी टाइम होल्ड ऑल दिस थिंग्स, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप पे एप्लीकेबल है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इस केस में नो है, मैं सिंपली यहाँ पे नो चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप पार्ट बी शीट इज़ ओके कर दीजिए। नेक्स्ट टैब पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे आपकी टोटल इनकम, जो भी इनकम है वो इनकम आ गई है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है वैलिडेट पर और देखते हैं क्या एरर हमें आती है। तो वैलिडेट पर जब आप क्लिक करेंगे, सिंस यू आर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव नेट अमाउंट पेबल मोर देन 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कोई भी टैक्स ड्यू नहीं है, तो मिनिमम आपका कुछ टैक्स पेबल आना चाहिए, तभी आप अपनी ITR को फाइल कर पाएंगे। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कुछ आपको एरर आए जो आपको रिजॉल्व करनी पड़े। तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B एट सीरियल नंबर 12 शुड बी मोर देन 0। सो टैक्स पेड यहाँ पे आपका आना चाहिए। सो अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करके देखो तो यहाँ पे देखिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, एग्रीगेट लाइबिलिटी 1000 रुपये। बेसिकली ये आपका लेट फीस का अपडेट होके आ रहा है, तो अब आपको ये 1000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। और कहाँ आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, पे करने के बाद आपको यहाँ पे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर एंड अमाउंट अपडेट करना है। दोस्तों जो आप टैक्स पे करते हैं, 1000 रुपये का आपको टैक्स पे करना है। कैसे वो टैक्स पे किया जाता है, देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पर आप आएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि भैया पहले कैसे आपको टैक्स पे करना है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालिए, कंफर्म पैन नंबर, मोबाइल नंबर डालिए एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आपको, जैसे इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, UPI आप चलाते हैं, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और टैक्स पे कर देंगे, जिससे आपको एक चालान जनरेट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो फिर आप बता दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। सो इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करना है। चलिए शीट इज़ ओके। अब ज़रा कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जो आपको एरर्स आ सकते हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेट टैक्स में कोई एरर नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे हो गया है। अब जनरेट जेसन पर आपको क्लिक करना है। सो देखिए दोस्तों जेसन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। अब सिर्फ आपको यहाँ पे सेव जेसन पर क्लिक करना है। थोड़ा ही प्रोसेस लेता है, मे बी 1 मिनट का प्रोसेस लेगा। आप बड़ी पेशेंटली इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने दीजिए, इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। यहाँ वहाँ कुछ भी एक्सेल पे मत आप क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे ये अगर फाइल हैंग हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, अपने आप ये रिस्पॉन्ड करेगी। जस्ट होल्ड ऑन टू मे बी 1 मिनट और 2 मिनट्स। देखिए जब ये आपकी जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी तो कहाँ मिलेगी ये, आप सिंपली इसे अपनी फाइल जहाँ पे सेव्ड है एक्सेल फाइल, वहीं पे आप इसे ढूंढ सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे ये जेसन करके फाइल आ चुकी है। अब हमें सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। तो ये हमारा पोर्टल है, पोर्टल पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे जिस भी साल की आप ITR फाइल कर रहे हैं, सिलेक्ट टाइप कर लीजिए। यहाँ पे आप अपडेटेड रिटर्न चूज़ कीजिए, यहाँ पर आप नो कर दीजिए। ITR टाइप में ITR 3 चूज़ कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अटैच फाइल पर क्लिक कीजिए और वो फाइल जो जेसन फाइल जनरेट हुई है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा कि आप इसे वैलिडेट कर देंगे, आपके पास OTP जनरेट होगा और ये फाइल आपकी वैलिडेट हो जाएगी। सो दोस्तों ये था पूरा वीडियो ऑन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ITR 3, कैसे आप एक्सेल फाइल में अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं पिछले सालों के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।